गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग एनसीईआरटी की बुक है, पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, और अभी तक हमने 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक को डिस्कस किया था, पढ़ा था, समझा था। और जब उसमें एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आई थी, लोकल सेल्फ रूल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, जिसमें रूरल लेवल पे पंचायत, ग्राम पंचायत और अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात हुई थी। बच्चों, मैंने आप लोगों ने पढ़ा था और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज विधेयक पेश किया गया था और संविधान में लोकल गवर्नमेंट को और मजबूत बनाया गया था। मतलब उसको और ज़्यादा पावर्स दिए गए थे। स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स जो थे उनको ले करके लोकल गवर्नमेंट को वो पावर्स दिए गए थे। मैंने पूछा था कि वो कौन सावा अमेंडमेंट था ना। तो बच्चों, अभी तक कमेंट आपके नहीं आए हैं, आप कमेंट करके बताइए कि वो 1992 में वो हमारा कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है बच्चों, उसमें जो प्रोविज़न किए गए थे लोकल गवर्नमेंट को और पावरफुल बनाने के लिए, उन प्रोविज़न्स को तुम्हारी इस टेक्स्ट बुक में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। इस अमेंडमेंट के बाद अब ये संवैधानिक रूप से अति आवश्यक हो गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका नियमित अंतराल पे चुनाव करवाया जाए। यानी नियमित अंतराल का मतलब हर 5 साल पे, है ना, चुनाव करवाया जाए और गठन किया जाए जो लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट, बार बार मैंने बताया, लोकल गवर्नमेंट ग्रामीण स्तर पे पंचायत, जो कि 3 स्तर की होती है। सबसे निचले स्तर पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत से ऊपर हम लोग जाते हैं तो ब्लॉक समिति, क्षेत्र समिति या क्षेत्र पंचायत, है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्लॉक समिति भी कहते हैं, क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, क्षेत्र समिति भी कहते हैं। ठीक है, फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत बोलते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका रूरल लेवल यानी ग्रामीण स्तर पे। और अर्बन यानी शहरी स्तर पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। जो 20,000 तक की जनसंख्या वाले, 20-25 हज़ार तक की जनसंख्या वाले जो कस्बे होते हैं, मैं शहर तो नहीं बोलूँगा, जो गांव भी नहीं होते, गांव से बड़े होते हैं और पूरे डेवलप्ड सिटी भी नहीं होते, है ना, कस्बे, टाउन जिसको बोलते हैं, तो उनमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग नगर पंचायत बोलते हैं। 20,000 से लेके 10 लाख तक की जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं, है ना, वो म्यूनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद, वहाँ पे हम लोकल गवर्नमेंट को बोलते हैं। और जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले बड़े बड़े शहर होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं, महानगर बोलते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका
होती है, ठीक है। तो ये आपका अर्बन लेवल का लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो अब संविधान ने जब ये अमेंडमेंट किया गया 1992 में, तो अब जो है राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी हो गई कि वो हर 5 साल पे उनका चुनाव करें, चुनाव करवाएं, गठन करें और बाकायदा उसका कामकाज होने दें, ठीक है। सेकंड है, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. बच्चों, इन लोकल गवर्नमेंट में जो सीट्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। रिजर्वेशन किनके लिए? जो एससी और एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए, कि वो मतलब कुछ सीटों से चुनाव लड़ें। कुछ विशेष सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई कि उन सीटों से सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड्स यानी जैसे ग्रामीण स्तर पे जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो ग्राम प्रधान होगा या ब्लॉक प्रमुख होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, और शहर में मेयर होगा, महापौर होगा, नगर पंचायत अध्यक्ष होगा जिसको बोलते हैं मेयर, महापौर। तो ये जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं इनके जो पोस्ट हैं उनको में भी रिजर्वेशन किया गया कि मतलब इस शहर में ये जो पोस्ट है मेयर या महापौर की जो पोस्ट है वो इस पर्टिकुलर जो कास्ट के लिए या इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ये व्यवस्था की गई। बच्चों, ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि लोकल गवर्नमेंट में भी पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटी है या पॉलिटिकल इक्वालिटी जिसको कहते हैं, राजनीतिक समानता लाने की कोशिश की गई। जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, जो हजारों वर्ष से सताए गए, जिनको किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, वंचित रखा गया, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो। उनका अपलिफ्टमेंट न सिर्फ सामाजिक हो, आर्थिक हो, बल्कि राजनीतिक अपलिफ्टमेंट भी हो, उत्थान भी हो, राजनीतिक उत्थान भी हो। तो राजनीति में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो इसलिए सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व की गई, ठीक है। फिर है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। और ये एक बहुत बड़ी बात की गई कि जितनी भी सीटें हैं किसी भी वो लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 1/3 है ना, वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक ये मैं समझता हूँ कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, एक क्रांतिकारी कदम था महिलाओं की उन्नति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, पॉलिटिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इन्हेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था, ठीक है। और इसके बहुत फ़ायदे भी सामने आए। नेक्स्ट है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। और इस अमेंडमेंट के बाद राज्य स्तर पर बच्चों पहले एकमात्र एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, चुनाव आयोग जो भारत सरकार का होता है, केंद्रीय स्तर का होता है, एक वही था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद हर राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी ख़ास तौर से, विशेष तौर पे लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराना स्मूथली, टाइम पे, उससे रिलेटेड स्टेप्स लेना, ठीक है, निर्णय लेना और सारी व्यवस्था करना। जो भी चुनाव आयोग के नियम कानून होते हैं उनको लागू करना, करवाना इसके अंडर में आते थे। तो एक स्वतंत्र जो है ये राज्य चुनाव आयोगों का गठन किया गया इसके तहत, ताकि बहुत अच्छे तरीके से पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन करवाए जा सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। राज्य सरकारों
को इस बात के लिए मतलब बाध्य किया गया, एक तरह से मैं तो यही शब्द कहूँगा कि राज्य सरकारों को एकदम सीधे सीधे निर्देशित किया गया कि वो अपनी शक्तियाँ जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को, स्थानीय सरकार को दें। इसके अलावा जो राजस्व होता है, रेवेन्यू, यानी जो सरकार की कमाई होती है, टैक्स, वो लेने का भी अधिकार आप लोकल गवर्नमेंट को दें। इसके अलावा जो ग्रांट्स होते हैं, जो अनुदान होते हैं, जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है, वो भी आप, उसका भी एक निश्चित हिस्सा, ये नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से, राज्य सरकार कि चलो इस साल 1 लाख रुपए दे देते हैं, अगले साल थोड़े से खुश हो गए तो 1.5 लाख दे दिए, फिर तीसरे साल थोड़े नाराज हो गए तो 50,000 ही रुपया दिया पंचायत को या नगर पंचायत या नगर निगम को। ऐसा नहीं, ये नहीं, राज्य की मर्जी नहीं चलेगी। एक डेफिनेट पोर्शन, एक डेफिनेट रेशो तय कर दिया गया कि आपको इतना परसेंट, इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा, इतना पैसा आपको लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तभी वो अपना काम कर पाएगी। ठीक है। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये ऐसा नहीं है हर राज्य के लिए एक जैसा बनाया गया, ये अलग अलग राज्यों ने अपना अलग अलग तरीके से तय किया। ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली known by the name पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। ठीक है, मैंने बताया आपको जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हर विलेज या 1, 2, 3 गांव का जो ग्रुप है उसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा गांव भी आ सकते हैं। अगर छोटे छोटे गांव हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी जनसंख्या है, कम कम जनसंख्या है, तो 2-3 गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है। और एक बड़ा गांव है तो वो अभी एक ही ग्राम पंचायत में आएगा। ठीक है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। बच्चों क्या होता है, ये जो ग्राम पंचायत होती है, इस ग्राम पंचायत में क्या होता है बता दूं मैं आपको। इसमें जो वो ग्रामीण इलाका होता है, जो गांव होता है, या उस ग्राम पंचायत के का जो एरिया होता है उसको डिफरेंट वार्ड में बांटा जाता है ना। डिफरेंट छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाता है। उस वार्ड में वार्ड मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। वार्ड मेंबर्स जिनको कि कॉमनली हम लोग पंच बोलते हैं, है ना। तो उसमें एक वार्ड मेंबर होता है और उन वार्ड मेंबर यानी पंच होता है, और पंच का जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं। तो पंच के लिए भी चुनाव होता है और सरपंच के लिए भी डायरेक्ट चुनाव होता है, सीधा सीधा चुनाव होता है। ठीक है। और दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और ये जो पंच होते हैं इनको कौन चुनता है, उस पर्टिकुलर वार्ड में जितने भी 18 या 18 से ऊपर के लोग होते हैं, जो जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, वो चुनते हैं, वोट डालते हैं और वोट डाल करके चुनते हैं। ठीक है। और विलेज, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर। और ये जो जिस भी ग्राम पंचायत में जो वोटर्स होते हैं, यानी जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है, वो एक काउंसिल बनाते हैं। उस काउंसिल को बोलते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? ग्राम सभा का मेंबर हर वो व्यक्ति होता है उस ग्राम पंचायत में रहने वाला जो 18 या 18 साल से ऊपर का है और जिसको वोट डालने का अधिकार है, वो मेंबर होता है। ठीक है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम पंचायत होती है, यानी जो पंच लोग और सरपंच लोग जो होते हैं, जो गांव के लिए जो भी काम करते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा कितना खर्च हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस सब को सुपरवाइज कौन करता है? ग्राम सभा। जो ग्राम सभा होती है वो इस बात को देखने का काम करती है कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, बताया मैंने। ठीक है। फिर इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और कम से कम एक साल में
2 या 3 बार मिनिमम, यानी कम से कम ग्राम सभा की मीटिंग होना जरूरी होता है। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, बैठक होती है, जिसमें वार्षिक बजट, उस ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए वार्षिक बजट तय होता है कि इस साल जो है या इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कहाँ पर कितना खर्च करना है, कहाँ तालाब खुदवाना है, नाली बनवाना है, हैंडपंप लगवाने हैं, लाइट की व्यवस्था करनी है, जो गांव के अंदर गली वगैरह होती है उसकी सड़क वड़क पर कितना खर्च करना है, साफ़ सफाई पे, मतलब बहुत सारे जो गांव के काम होते हैं, मेला वगैरह, फेयर वगैरह कुछ लगवाना है, इसमें कितना है ना, जो भी है। तो ये तय होता है ग्राम सभा की मीटिंग में, जो कि कम से कम होनी चाहिए एक साल में 2 या 3 बार, ठीक है। और टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, इसके अलावा ग्राम पंचायत की क्या परफॉर्मेंस है, ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसको रिव्यू करना, उस पर पूरा ध्यान देना, और ये भी ग्राम सभा का काम होता है, ठीक है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बताया मैंने, ये जो रूरल लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जो लोकल गवर्नमेंट है, ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जिला स्तर तक जाती है। मैंने बताया था ना कि जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो विलेज पंचायत होता है, फिर 50, 60, 70, 80, 90, है ना, कहीं कहीं 100 गांव मिला के, ग्राम पंचायतों को मिला के 60-70 ग्राम पंचायतों को मिला करके एक ब्लॉक समिति बनती है। ब्लॉक, एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में 4, 5, 6 ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा होगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, ब्लॉक से ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट, वो जिला पंचायत होती है, ठीक है। जिला पंचायत एक ही होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होती है। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। बताया मैंने कि कुछ ग्राम पंचायतों को मिला करके हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, कहीं कहीं उसको ब्लॉक बोलते हैं, कहीं कहीं उसको मंडल समिति भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। द members of this representative body are elected by all the पंचायत members in the area। और ये जो ब्लॉक समिति होती है, इसमें जितने भी आपके ग्राम पंचायतें होती हैं, इसमें आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें होती हैं, उन सबको वार्ड बांट दिया जाता है ना, उसमें वार्ड बांट दिए जाते हैं, उसमें भी, तो उसमें भी वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर जो ब्लॉक समिति के वार्ड मेंबर होते हैं, ब्लॉक समिति के जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं। और फिर ये ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते हैं, ये अपने आप में वोटिंग करके एक अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, है ना, क्षेत्र पंचायत प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, जनता के द्वारा सीधे सीधे नहीं होता, बल्कि ये जो वार्ड मेंबर्स चुने गए हैं या जनता ने जिनको वार्ड मेंबर चुना, ये वार्ड मेंबर मिल करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होता है। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और फिर ये जितने भी ब्लॉक समिति होती है, ये सब ब्लॉक समितियां मिल करके जिला परिषद का गठन करते हैं, ठीक है। इसमें ये जिला परिषद में भी पूरे जिले को वार्डों में बांटा जाता है, पूरे जिले को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, और हर जगह में वार्ड के मेंबर्स के चुनाव होते हैं, डायरेक्ट वोटर्स वोट डालते हैं, वार्ड मेंबर्स चुनते हैं। फिर ये वार्ड मेंबर्स जो हैं, ये अपना एक एग्जीक्यूटिव हेड चुनता है, जिसको हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। तो ये वार्ड मेंबर इनडायरेक्टली चुनते हैं ना, अपने आपस में वोट डाल करके चुनते हैं, ठीक है। ये जो जिला परिषद होती है, इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, मतलब एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो वार्ड वाले जो चुनाव होते हैं उससे जनता उनको वोट डाल कर चुनती है। इसके अलावा जो उस एरिया का, उस जिला पंचायत में आने वाले एरिया में जो लोकसभा का मेंबर है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एमएलए या एमएलसी, मतलब विधायक वगैरह जो होते हैं, सांसद, ये भी उस जिला परिषद के मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। इसके अलावा सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया आपका,
चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, ये लोग भी उसके उस जिला परिषद के मेंबर होते हैं। ठीक है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद जो अध्यक्ष होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है, जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया होता है। ठीक है, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी होती है, मैंने आपको बताया। म्यूनिसपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, म्यूनिसपैलिटीज़ जो है वो टाउन्स में होती हैं, यानी छोटे शहर जो होते हैं। बिग सिटीज़ आर कंसिडर्ड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो बड़े शहर होते हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। बोथ म्यूनिसपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। चाहे वो म्यूनिसपैलिटीज़ हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ये जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही बनाते हैं। बताया मैंने, शहर जो पूरा, जैसे मान लो कि सपोज वाराणसी ले लेते हैं, बनारस शहर है, तो बनारस शहर को वार्ड में बांटा गया। हर वार्ड से वार्ड मेंबर चुने गए। वोटर्स जो हैं 18 से ऊपर के जो एडल्ट लोग हैं, है ना, वो वोट डालते हैं, वार्ड मेंबर चुनते हैं, जिनको कि हम लोग हिंदी में पार्षद बोलते हैं, है ना। वार्ड मेंबर को क्या बोलते हैं? पार्षद, या फिर इंग्लिश में काउंसलर बोलते हैं। ठीक है, काउंसलेट बोलते हैं, काउंसलर बोलते हैं, है ना। तो इनको चुनते हैं। फिर ये जो इसके अलावा जो ये होता है आपका जो मेयर होता है, मेयर जो शहर का, जो उस म्यूनिसपैलिटी का जो पॉलिटिकल हेड होता है, मेयर, महापौर, है ना, उसके लिए भी वोट डाले जाते हैं, उसके लिए भी वोट डाले जाते हैं। वो भी डायरेक्टली वोटर्स के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से म्यूनिसपैलिटीज़ बनती हैं। और जो उस सिटी का जो भी डेवलपमेंटल वर्क है, साफ सफाई, बहुत सारा काम है। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या वर्क होते हैं। बहुत सारे वर्क होते हैं, पार्क, म्यूज़ियम, उसमें जो हॉस्पिटल वगैरह है, सड़कें हैं, सैनिटेशन और हाइजीन का वर्क है, और आपका जो डेथ और बर्थ का जो रिकॉर्ड है, और नगर पालिका, नगर निगम, बच्चों तुम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, छोटे से लेकर बड़ा काम, हर चीज़। कॉलोनीज़ भी बनाती है, दुकानें, प्लाज़ा वगैरह बनाती हैं, किराया लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। नगर निगम का सब्जी मंडी की व्यवस्था करना, और बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा काम होता है। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटीज़ करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए बेटा। अब आते हैं कहाँ पे बच्चों, ये हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और 1 मिनट देखते हैं, मुझे लगता है कि ये ख़त्म होने वाला है। चलो इसको ख़त्म ही कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब आ गए। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world। और ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो ये नया सिस्टम, ये जो नई व्यवस्था थी, ये है जो भी है, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था भारतीय लोकतंत्र में। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था, और विश्व की तुलना में ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, there are now about 36 lakh elected representative in the panchayats and municipality etc all over the country। और पूरे हमारे देश में लगभग 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायतों में हो, चाहे वो म्यूनिसपैलिटीज़ में हो, है ना। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो संख्या है 36 लाख, ये तो संसार के कुछ देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। अब आप सोच लो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। और इन स्थानीय सरकारों को जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, उसके कारण हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें और ज़्यादा गहरी हुई हैं, यानी लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लोकतंत्र मजबूत होने का मतलब क्या है बच्चों? लोकतंत्र मजबूत होने का मतलब ये है
कि जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, जो साधारण जनता होती है, उसके पास कितने अधिकार हैं, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में वो कितना भागीदार हैं। तो लोकल गवर्नमेंट ने इस भागीदारी को और बढ़ा दिया, तो इससे लोकतंत्र और गहरा और मजबूत होता है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड विमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। और इसने, इस लोकल गवर्नमेंट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज़ को बढ़ाया है और गहरा किया है। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज, लेकिन एक तरफ तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ सामने आई, लेकिन ठीक इसी समय बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। वो क्या मुश्किलें हैं, वो कौन सी कठिनाइयाँ हैं, पढ़ते हैं। While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभाs are not held regularly। ठीक है, हर 5 साल पे इलेक्शन तो होता है। अब तो सरकारें बाध्य हैं, सरकारों को इलेक्शन करना ही पड़ेगा, हर 5 साल पे पंचायतों का चुनाव करना पड़ेगा, खासतौर से ग्राम पंचायतों का चुनाव, है ना। लेकिन जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो नहीं होती। ग्राम सभा की मीटिंग रेगुलरली नहीं होती। ग्राम प्रधान या जो सरपंच है वो बस कागज़ों में, रजिस्टर पे उसने दिखा दिया कि 2 बार 3 बार 4 बार मीटिंग हुई, ये फैसले लिए, 2 3 4 लोगों से साइन करवा लिया, काम ख़त्म। कोई मीटिंग नहीं होती। बहुत कम गाँव में बहुत जो जागरूक लोग होते हैं, जागरूक सरपंच प्रधान होते हैं, ठीक है, वहाँ पर। बाकी अधिकतर यही सूचना आती है, कोई मीटिंग नहीं होती, प्रधान अपनी, ग्राम प्रधान या ग्राम सरपंच जो है अपनी मर्जी से सारी चीज़ें कर देता है। ठीक है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने सैद्धांतिक तौर पे तो मान लिया कि नहीं, हमें ग्राम पंचायतों को, लोकल गवर्नमेंट्स को अधिकार देने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे पावर शेयर नहीं किए गए हैं। ठीक है, नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। इसके अलावा उनको संसाधन भी नहीं दिए गए हैं। इन लोकल गवर्नमेंट्स को भाई आप संसाधन देंगे, रिसोर्सेज देंगे, पैसा कमाने या पैसा देंगे, तब ना वो अपने डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं, अपने वेलफेयर वर्क कर सकते हैं, कुछ कल्याणकारी काम कर सकते हैं। पैसा चाहिए ना, तो आप अधिकार नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स क्या करेंगी बेचारी। ठीक है, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए अभी हमें एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है बच्चों, एक आदर्श स्व सरकार बनाने की दिशा में बहुत काम करना है बच्चों। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सैद्धांतिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अब आज की डेट में भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो मैं सबके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में ग्राम पंचायतों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों आप अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं जिसमें ग्राम पंचायतें जो हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोगों की, उस ग्राम पंचायत में, उस गांव में रहने वाले लोगों की नज़र में नहीं आते। कागज़ों में वो काम हो जाते हैं, ऑन पेपर वो वर्क हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे वो वर्क होता ही नहीं, और उसमें पैसे का लेन देन हो जाता है और जनता का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये लोगों की जो नीयत है उस पर निर्भर करता है। हमारा संविधान पवित्र है, हमारे संविधान की भावनाएं पवित्र हैं। ठीक है, और सरकार हर संभव कोशिश करती है कि जो सरकारी नीति है या सरकारी जो लाभ है वो निचले स्तर तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए। लेकिन हर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में क्या पक रहा है ये सरकार नहीं जान सकती, कोई नहीं जान सकता। तो मैं इसमें सरकार को दोष देना या संविधान को दोष देना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत बात है। हमें अपनी मानसिकता को सुधारना होगा, अपने आचार व्यवहार को सही करना होगा। हम हर जगह सरकार नहीं रह सकती। आपके मन के अंदर सरकार नहीं, आपके मन के अंदर क्या है, आप
एक अच्छा काम करना चाहते हैं या आप कोई गलत काम करना चाहते हैं, आप चोरी करना चाहते हैं या किसी का भला करना चाहते हैं, ये कोई कैसे जान सकता है? ठीक है, तो हमारे संविधान ने हर व्यक्ति के लिए किया है, बहुत अच्छा किया है। पर यदि एक व्यक्ति ही व्यक्ति का दुश्मन बन जाए, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति के अधिकार को दबाने की कोशिश करे, और फिर हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को दोष दें, संविधान को दोष दें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी मूर्खता है। ठीक है, संविधान ने सबको बराबर दिया है, सब कुछ दिया है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसको किस प्रकार लेते हैं या दूसरों को लेने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया और अब हम लोग मैं समझता हूँ कि सारा सिलेबस हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है टर्म 1 का, है ना। टर्म 1 का सिलेबस ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो वीडियो बनाएंगे बच्चों, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टर्म 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा, शायद अक्टूबर नवंबर में हो, डेट्स आएंगी, वो बोर्ड की तरफ से होगा और बाकायदा उसके नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आगे के जो वीडियो हैं बच्चों, वो हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बच्चों आप कमेंट्स करके बताइए, आप मुझे ये भी बताइए कि टर्म 1 के कोर्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया। मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप बताएंगे कि नहीं सर, इस चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, इसको फिर से डिस्कस कर लिया जाए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो बना के भेजूँगा। ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।